हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 मतलब कि हमारा 7 नंबर चल रहा है, आपका बुक में 11 चलेगा। इसका नाम क्या है? संस्कृति और सभ्यता। इसका रिवीजन करने जा रहे हैं, है ना। तो आप सबसे पहले आपको इतना तो पता है कि आपके 6 चैप्टर का रिवीजन भी हो गया, टेस्ट भी हो गया। पहले 3rd लेवल टेस्ट में हमने 3 चैप्टर टेस्ट में दिए थे, फिर 4th लेवल टेस्ट में उसके बाद के 3 दिए थे। तो अपने कितने हो गए? 6 खत्म हो गए। अब हम 7वां, इसलिए हमने इसको 7वां लिए हैं और आपकी बुक में क्या है? वो 11। तो उस चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको 74 नंबर का पेज आपकी बुक में निकालना है और सबसे पहले रिवीजन करते समय एक बार आप लोग चैप्टर पढ़ लेंगे और हमने तो पढ़ा दिए थे, आप पढ़ेंगे। उसके बाद भारतीय संस्कृति में नमस्ते का अर्थ है ना, तो इसमें देखिए नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार या प्रणाम भारत में अभिनंदन या अभिवादन करने का एक सामान्य तरीका है। नमस्कार को नमस्ते की तुलना में ज्यादा औपचारिक माना जाता है, पर दोनों सम्मान सूचक शब्द है। यानी हम नमस्ते बोलते हैं तो उतना नहीं लगता अच्छा, और नमस्कार बोलो तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा शब्द बोल रहे हैं, है ना। तो ये औपचारिकता निभाना होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रणाम हमेशा बड़ों से किया जाता है। आमतौर पर इसे भारत और नेपाल में हिंदू, जैन और बौद्ध लोग प्रयोग करते हैं। भारत के बाहर भी इनका प्रचलन है। भारतीय संस्कृति में इन शब्दों का प्रयोग लिखित या मौखिक बोलचाल के आरंभ में किया जाता है। हालांकि विदा होते समय भी हाथ जोड़े यही मुद्रा बिना कुछ कहे बनाई जाती है। योग में भी यह मुद्रा अपनाई जाती है। योग के अनुसार इसका अर्थ होता है मेरे अंदर की रोशनी आपके अंदर की रोशनी का सत्कार करती है। नमस्ते का अर्थ होता है मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर जैसे अभी टेस्ट में वहीं से आए हैं वो अभी भी आएंगे, इसलिए आपको तैयारी थोड़ी अच्छी करना है ना। अब आगे देखिए, ये संस्कृत के 2 शब्दों नमः और ते से मिलकर बना है। शब्द नमः का अर्थ होता है प्रणाम, श्रद्धा, वंदन, आदर और ते का अर्थ होता है आपको। किसी व्यक्ति को नमस्ते बोलते समय साधारण रूप से ऐसी मुद्रा बनाई जाती है जिसमें दोनों हाथों की हथेलियां वक्ष को छूती हुई स्थिति में होती है और उंगलियां ऊपर की ओर होती है। अब हम देखेंगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर, जैसे अपन ऐसा बोलते हैं ना नमस्ते, ठीक है। तो ये बताया गया। अब हम देखेंगे आओ करें एक। सबसे पहला क्वेश्चन है सभ्यता और संस्कृति पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, ये निबंध है इनका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन संस्कृति किन्हीं काम में न लाने की बात करती है? बम और हथियार। फिर अगला इनमें से कौन मानवीय विकार नहीं है? नम्रता। अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार इनमें से कौन भारत से नहीं आए? द्रविड़। फिर मनुष्य जब सभ्य नहीं हुआ तब कहाँ रहता था? खोह में। खोह मतलब होता गुफा। तो हम ये कर रहे हैं आओ करें 1, 2, 3, 4 तक तो हम करेंगे अभी फिलहाल में। वैसे मेरी बारी 1, 2, 3, 4, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं हम। देखिए अगला है इनमें से कौन मानवीय विकार नहीं है? नम्रता। ठीक, ये हो गया पूरा आपका। अब आओ करें 2। सही शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है संस्कृति धन नहीं गुण है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से ही बढ़ती है। फिर प्रत्येक सभ्य आदमी खालिस्तान भी होता है, सुसंस्कृत होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगला क्वेश्चन देखिए सभ्यता वह है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में खालिस्तान हुआ है, छिपा। संस्कृति का काम आदमी के दोषों को खालिस्तान करना और गुणों को अधिक बनाना, कम, है ना। अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन इसका आओ करें 3 में, हो गया आओ करें 1, 2, 3, ठीक है। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? 72 नंबर का पेज निकालेंगे आप लोग। उसमें देखिए सभ्यता सबसे पहला पैराग्राफ है ना। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, दया, ममता और परोपकार सीखता है, गीत, नाद, कविता, चित्र और मूर्ति से आनंद लेने की योग्यता हासिल करता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए जब मनुष्य सभ्य नहीं हुआ था तब वह कैसे रहता था? उसी के नीचे वाले पैराग्राफ में 72 नंबर के पेज में इसमें है, देखो सेकंड पैराग्राफ में जब मनुष्य को घर बनाना नहीं आता था, जब वो पेड़ की छाया या पहाड़ की खोह में वास करता था, जब उसे खेती करना भी नहीं आता था और वह कंदमूल या जंगली जीवों का गोश्त खाकर गुजारा करता था, जब उसे कपड़ा बोलना नहीं आता था, वह या तो नंगा रहता था या पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल पहनकर अपनी लाज छिपाता था, है ना। ये सब आएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। इस हालत को मनुष्य की असभ्यता की हालत कहते हैं। लेकिन इस हालत से निकलकर आदमी ज्यों ज्यों आगे बढ़ा त्यों त्यों वह सभ्य होता गया। यानी
ये यहाँ तक इसका आंसर होगा। अब देखेंगे हम अगला, मनुष्य के अंदर 6 विकार कौन कौन से हैं, मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये 73 नंबर के पेज में है ना, ये है थर्ड पैराग्राफ में। देखिए एक बात और है कि आदमी के भीतर जो 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर है, वे प्रकृति के दिए हुए हैं, मगर ये विकार यदि बेरोक छोड़ दिए जाए तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि उसमें विकारों को बढ़ाना नहीं घटाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार संस्कृति का स्वभाव कैसा होता है समझाइए। उसी के नीचे देखिए संस्कृत, सबसे नीचे लास्ट वाले पैराग्राफ में 73 नंबर का पेज। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती है। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का धार्मिक रिवाज बन जाता है और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। ठीक है, इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या देश बहुत ही धनी समझा जाता है जिसने ज्यादा से ज्यादा देशों या जातियों की संस्कृति का विकास किया हो। अब अगला है, कैसा देश संस्कृति के मामले में धनी माना जाता है। ये भी 73 नंबर का पेज, वहीं पे देखिए। हाँ, ये वो उसी का आंसर है ना, 73 नंबर के पेज में। ठीक, अब हम देखेंगे, आओ कर 4 को हमको छोड़ देना है। अब हम थोड़ा सा व्याकरण में देख लेते हैं। हाँ, ये 4 नंबर को तब हमको क्रॉस कर देना है कि भारतीय संस्कृति में ताजगी से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ देना है हमने को। अब हम व्याकरण में करेंगे उपसर्ग, है ना। उपसर्ग में देखिए सबसे पहले उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी भी जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो क्या कहलाते हैं उपसर्ग। जैसे आ का अभाव, अज्ञान, अधि का अधिकार, अधिकरण, अप से अपवाद, अपमान, आ से आगमन, आजीवन, निर से निर्दोष, निर्गुण, प्रति से प्रतिदिन, प्रत्येक, अध से अधकचरा, अधखिला, अन से अनपढ़, अनबन, भर से भरपूर, भरपेट, बिन से बिन देखा, बिन व्याप, उप से उपमंत्री, उपमा, सु से सुपुत्र, सुपात्र, कम से कम अक्ल, कम उम्र, गैर से गैर जिम्मेदार, गैर जरूरी, बे से बेगुनाह, बेईमान, ला से लापता, लाचार, सर से सरहद, सरताज, है ना। अब हम देखेंगे आओ करे 5। ठीक है, आओ करे 5 में देखेंगे हम, कपूट, कधन, कूट, प्रबल, प्रधन, बल, नियुक्त, निधन, युक्त, सुशील, सुधन, शील, परिजन, परिधन, जन, अछूत, आधन, छूत, निडर, निधन, डर, अधपका, अधधन, पका, बदकिस्मत, बदधन, किस्मत, खुश मिजाज, खुश धन, मिजाज। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अगला आओ करे 6। ठीक, ये आओ करे 6 देखेंगे हम। उसमें देखिए अप का अपयश, अपवाद, भर से क्या बनेगा भरपेट, भरपूर, अन से अनपढ़, अनदेखा, प्रति से प्रतिनिधि, प्रतिदिन, सु से सुपुत्र, सुयश। फिर बोलता है ऐसे 3 संज्ञा शब्द लिखिए जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो अमर, अनुराग, विजय, है ना, ये संज्ञा है, नाम है किसी का। ठीक है, ऐसे 3 विशेषण शब्द बताइए जिनमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो बेईमान, निर्धन, बेगुनाह। ठीक है, ये उसकी विशेषता बता रहे हैं। अब हम इसमें से कर लेते हैं मेरी बारी 1। ठीक, मेरी बारी 1 में देखिए उपसर्ग में दिया है सुगम, सु से सुगम, सुजन, प्रति से पेज नंबर 19 निकाला, 2 बनाना है अपने को, है ना। बे से बेजान, बेनाम, ना से नाकाम, नापसंद, आ से आजीवन, आमरण, बिन से बिन देखा, बिन जाने, कम से कमजोर, कम अकल, अभी से अभिमान, अभिमान, है ना। फिर मेरी बारी 2। ठीक है, ये मेरी बारी 2। इसमें देखिए धर्म का आगे क्या लगाना है, आगे जोड़ के बनाना है अधर्म, कार का बेकार, चार का आचार, पात्र का कुपात्र, खिला का अधखिला, पूत का सपूत, समझ का ना समझ, ताज का सर, सरताज, मंत्री का उपमंत्री, पेट का भरपेट। ठीक है, अब हम करेंगे सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम में देखिए संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम कितने होते हैं 6। ठीक, सर्वनाम कितने होते हैं 6, है ना। तो पुरुष ने निश्चय निश्चय से प्रश्न किया कि निज का संबंध किससे है, तो इस प्रकार हमने क्या बनाए थे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक। तो जब से पुरुषवाचक के 3 प्रकार, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, हमें, मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हें, आप,
है ना। अन्य पुरुष में वह, वे, उसका, उसकी, ठीक है। अब हम देखेंगे निश्चयवाचक, यह, वह, है ना, यानी जो सर्वनाम शब्द बोलने उत्तम पुरुष मतलब कि हम, मध्यम पुरुष आप और अन्य पुरुष जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है। निश्चयवाचक में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पास अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय किया जाए। अनिश्चय में कोई मतलब निश्चित नहीं होता। प्रश्नवाचक में प्रश्न किया जाता है। संबंधवाचक में संबंध, जैसे कि जितना उतना। निजवाचक में स्वयं, आप, अपने, है ना। इसके बाद हम देखेंगे आओ करे साथ, ठीक है। आओ करे साथ में हम देखेंगे पहला है वह मेला देखने जा रहा है, तो वह क्या है सर्वनाम और पुरुष भेद क्या है अन्य पुरुष, ठीक है। फिर दाल में कुछ गिर गया है, तो कुछ और भेद क्या है अनिश्चयवाचक। वह अपने आप, तो अपने आप क्या है सर्वनाम और निज क्या है भेद। यह मेरा बड़ा भाई है, तो यह क्या है सर्वनाम और निश्चयवाचक भेद। आप किसे ढूंढ रहे हो, तो किसे क्या होगा सर्वनाम और प्रश्नवाचक क्या है भेद। दादाजी से मिलने कोई तो हो गया सर्वनाम और अनिश्चय भेद। जो सोएगा वह खोएगा, मतलब जो वह सर्वनाम होगा और भेद होगा संबंधवाचक। मैं सोहन से मिलने जा रहा हूं, तो मैं क्या होगा सर्वनाम और भेद क्या होगा उत्तम पुरुष। तुम सब वहां जाकर खेलो, तो तुम होगा सर्वनाम और भेद होगा मध्यम पुरुष। जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा वैसा क्या है सर्वनाम है और संबंधवाचक भेद है। ये हो गया आपका आओ करे साथ। फिर हम करेंगे आओ करे आठ। इसमें देखेंगे हम दिए गए वाक्यों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विशेषण के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं गलत। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं सही। निजवाचक सर्वनाम का एक महत्वपूर्ण भेद मध्यम पुरुष सर्वनाम है गलत। मैं और हम उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण है सही। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं सही। उसके बाद आओ करें 9, है ना। इसमें हम देखेंगे हमारा वह हमारा घर है। हमें किसी भी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए, जिससे यानी कि इसको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो राम जिससे मिलना चाहता है वह मेरा मित्र है। उसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया या त्याग दिया, ठीक है। फिर यह मेरी हिंदी की पुस्तक है। फिर हम देखेंगे आओ करें 10, ठीक है। इसमें हम देखेंगे यह रास्ता खालिस्तान मिलकर बनाया किन लोगों ने, है ना। फिर खालिस्तान बैठा नहीं जाता उससे। यह खालिस्तान पत्र है मेरा। दरवाजे पर खालिस्तान खड़ा है कौन, खालिस्तान ने हमें कुछ भी नहीं बताया उन लोगों ने। यह बच्चा खालिस्तान नहीं देखा है किसी ने। दादाजी ने खालिस्तान चुप रहने कहा है उसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आओ करे 10 तक, है ना। अब थोड़ा सा ये देख लेंगे बस अनुच्छेद लेखन। पहले हम व्याकरण में सर्वनाम यहाँ से कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। 19 नंबर का पेज निकालेंगे आप, उसमें देखेंगे मेरी बारी 3, है ना। मेरी बारी 3 में देखिए तुझसे, तो इसमें सही बहुवचन पर गोला लगाना, तुमसे। मुझे तो हमें, है ना। उसके बाद उसमें तो उनमें, किसे तो किन्हें, जिससे तो जिनसे, इसका तो इनका, मेरे तो हमारे, वह तो वे, इससे तो इन लोगों का, तेरे लिए तो तुम्हारे लिए, किसी में तो किन्हीं में, जिसको तो जिनको। उसके बाद मेरी बारी 4, ठीक है। मेरी बारी 4 में देखेंगे इससे अपना पाठ याद कर लिया है इसने, तो इन्होंने अपना पाठ याद कर लिया है, शुद्ध करके लिखना है पुनः, है ना। फिर आप लोग पिकनिक कब जा रहे हैं, तो आप पिकनिक कब जा रहे हो। उसके बाद चाचा जी वहाँ मेरा बहुत ध्यान रखते थे, चाचा जी वहाँ हमारा बहुत ध्यान रखते थे। फिर ये विजय की पतंग है, तो ये विजय की पतंग है ना, बहुवचन बनाना है। अमन ने मुझे अपने जन्मदिन पर बुलाया, तो अमन ने हमें अपने जन्मदिन पर बुलाया। फिर हम करेंगे मेरी बारी 5। इसमें देखेंगे हम इसको शुद्ध करके लिखना है। मेरे को नई दिल्ली स्टेशन जाना है, तो मुझे नई दिल्ली स्टेशन जाना है। कविता ने मुझसे उपहार दिया, कविता ने मुझे उपहार दिया। हमारे को बाजार जाना है, तो हमें बाजार जाना है। फिर अगला है अध्यापक ने आपके कल बुलाया, अध्यापक ने आपको कल बुलाया। वे लोग अभी भी सो रहा है, तो वह अभी भी सो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मेरी बारी 7, है ना। तो मेरी बारी 7 में गद्यांश है। मेरी बारी
6 और 7 ये आप लोग अपने से कर लेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर जैसे पहिया क्या होता है ये सब तो आपको पढ़ के बनाना है। अब हम थोड़ा सा अनुच्छेद लेखन के बारे में देख लेते हैं ग्रामर में, है ना। अनुच्छेद लेखन में क्या होता है देखिए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार हमको रिवाइज करना है ना। तो इसमें है निबंध लेखन और अनुच्छेद में अंतर बताया कि निबंध को भूमि का विस्तार और उपसंहार के रूप में लिखा जाता है, जबकि अनुच्छेद अपने पहले वाक्य से ही अपने विषय को अभिव्यक्त करता है। फिर निबंध में विषय को उसके विभिन्न पहलुओं के साथ लिखा जाता है ना। ये अंतर पूछ सकता है, इसलिए आप इसको तैयार करेंगे। अनुच्छेद किसी एक भाव अथवा विचार पर आधारित होता है, जबकि निबंध का स्वरूप विस्तृत होता है, अनुच्छेद का स्वरूप संक्षिप्त होता है। ठीक है, निबंध बड़ा, अनुच्छेद छोटा। फिर इससे कौन कौन से ध्यान देने योग्य बात दें, तो सबसे पहला है अनुच्छेद लेखन में मुख्य भाव को भली भांति प्रस्तुत करना चाहिए। सेकंड, अनुच्छेद लिखते समय अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखना चाहिए। फिर अनुच्छेद के वाक्य छोटे और विषयानुकूल होने चाहिए। फिर अगला है अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट, रोचक और प्रभावशाली होनी चाहिए। फिर है अगला, अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक वर्णन नहीं करना चाहिए। फिर अगला है अनुच्छेद लिखते समय व्यर्थ के उदाहरणों से बचना चाहिए। फिर है अगला, अनुच्छेद लेखन में समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आज आपका ये रिवीजन यहाँ हो गया। मेरी बारी 60 जो है आज 6 तक हो गया है, 7 आप लोग अपने से करेंगे, है ना, और ये ग्रामर दोहराएंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों। अब कल जो है हम अगला चैप्टर जो आपका वो रिवाइज करा देंगे। धन्यवाद बच्चों।